हाय फ्रेंड, आईडी सर क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मानव शरीर से बहुत से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे। आज का हमारा टॉपिक होगा पाचन तंत्र। ठीक है, आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? पाचन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पे आप न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कितना अच्छा लगा। सब्सक्राइब और लाइक दोनों कर दीजिएगा, ठीक है। और इसके पहले हमने साइंस के इम्पॉर्टेंट टॉपिक जितने भी पूछे जा रहे हैं ग्रुप डी में सबको अपलोड कर दिया है, वहाँ प्लेलिस्ट से आप उसको देख सकते हैं। चलिए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। कह रहा है छोटी आंत की आंतरिक सतह पर हजारों अंगुली नुमा आकृतियाँ निकली हुई होती है, उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है बिलाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उन्हें बिलाई कहा जाता है। यहाँ पर देखिए, छोटी आंत की आंतरिक सतह पर हजारों अंगुली नुमा आकृतियाँ निकली होती है जिन्हें रसांकुर, हिंदी में क्या बोलते हैं? रसांकुर, इंग्लिश में बोलते हैं बिलाई कहते हैं, ठीक है। जिसका कार्य पचे हुए भोजन से पोषक तत्वों, ग्लूकोज, एमिनो अम्ल, वसा तथा विटामिन को अवशोषित करना तथा अवशोषण के पश्चात अपचयित भोजन को बड़ी आंत में भेज देते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, शरीर में बिलाई कहाँ पाया जाता है? ठीक है, तो कहाँ पाया जाता है दोस्तों? छोटी आंत में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? छोटी आंत में। अभी ऊपर पढ़े हैं कि शरीर में बिलाई कहाँ पाया जाता है? छोटी आंत में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि छोटी आंत की आंतरिक परत में कई अंगुलियाँ जैसी प्रवर्ध संरचनाएँ होती है जिन्हें कहा जाता है, तो उन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों? बिलाई कहा जाता है। आइए देखते हैं इसके बारे में। तीसरे का देखिए, तीसरे का क्या कहा जाता है? इसको बिलाई कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि उस एंजाइम का नाम बताइए जिसका उपयोग प्रोटीन को पेप्टाइड में रूपांतरित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, प्रोटीन को किस में? पेप्टाइड में रूपांतरित करने के लिए किया जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं? पेप्सिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेप्सिन। पेप्सिन उन स्थितियों में भोजन के पाचन में मदद करता है जहां पाचन तंत्र भोजन को पचाने के लिए पर्याप्त एंजाइम का निर्माण नहीं करती हैं। यह एक एंजाइम है जिसके जाइमोजन पेप्सिनोजेन के पेट में मुख्य कोशिकाओं द्वारा रिलीज किया जाता है। इसका मुख्य कार्य प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलना होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि हमारी जिह्वा पर कौन सी अभिग्राही रिसेप्टर स्थित होता है? तो दोस्तों जानते हैं जिह्वा का क्या काम होता है? रस संवेदी होता है, ठीक है। कौन होता है? रस संवेदी होता है। यहाँ पर देखिए इसके बारे में दिया है, जीभ मुख के तल पर एक पेशी ऊतक। देखिए यहाँ पर ऐसे भी समझ सकते हैं जिह्वा का काम, ये प्रकाश से कोई लेना देना नहीं होता है, टेम्परेचर को भी इसको लेना देना नहीं होता। घ्राण मतलब क्या होता है? सूंघना। तो हमारा जीभ होता है सूंघने का काम नहीं करता, तो क्या करता है? रस संवेदी होता है। तो जीभ मुख के तल पर एक पेशी होती है जो भोजन को चबाना और निगलना आसान बनाती है। यह स्वाद अनुभव करने का प्रमुख अंग होता है। हमारी जिह्वा पर रस संवेदी रिसेप्टर पाए जाते हैं जो स्वाद के प्रति संवेदनशील तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं। ये कोशिकाएं भोजन में रसायनों के प्रति संवेदनशील होती हैं। जीभ मूल रूप से 4 प्रकार के स्वाद के प्रति संवेदनशील होती है: नमकीन, खट्टा, कड़वा तथा मीठा। अगला क्वेश्चन है कि सामान्य परिस्थितियों में अम्ल की अभिक्रिया से पेट की अंदरूनी परत को बचाने का कार्य कौन करता है? तो दोस्तों कौन करता है? बलगम करता है। ध्यान रखिएगा, ये कौन करता है? बलगम करता है। इसमें पूछा है कि अम्ल की अभिक्रिया से पेट की अंदरूनी परत को बचाने के लिए, ठीक है, तो कौन करता है? बलगम करता है। इसके बारे में देख लेते हैं कि पेट की अम्ल की अभिक्रिया से पेट की अंदरूनी परत को बचाने का कार्य बलगम करता है। पेट की दीवारों के रूप में गैस्ट्रिक ग्रंथियां होती हैं जो एक एंजाइम पेप्सिन, बलगम और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl को स्रावित करने में मदद करती हैं। जब भोजन पेट के अंदर प्रवेश करता है तो HCl भोजन के अंदर मौजूद रोगाणुओं को मारने में मदद करता है। यह एसिड की क्रिया का कारण बनता है और पेट की भीतरी परत को जला देता है जो अंत में जलन और दर्द पैदा करता है। पेट की दीवारों को एसिड से बचाने के लिए बलगम स्रावित होता है। क्या होता है? बलगम स्रावित होता है। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस पशु में छोटी आंत सबसे छोटी होती है? दोस्तों छोटी आंत सबसे छोटी होगी जो क्या होंगे? मांसाहारी होते, ठीक है। क्या होते हैं? मांसाहारी। और देखिए मांसाहारी इसमें कौन सा? शेर। और बड़ी आंत किस में होता है? जो शाकाहारी होते हैं, ठीक है। शाकाहारियों की अपेक्षा मांसाहारी जंतुओं में छोटी आंत
जंतुओं में छोटी आंत छोटी है। शाकाहारियों में सेलुलोज के पाचन में ज़्यादा समय लगता है। शाकाहारियों में किसके पाचन में? सेलुलोज के पाचन में ज़्यादा समय लगता है, क्योंकि एंजाइम जुगाली करने वाले जीवाणुओं द्वारा निर्मित होते हैं। ठीक है, तो भाई जो मांसाहारी होंगे उनमें जो छोटी आंत होती है वो छोटी होती है, जो शाकाहारी होते हैं छोटी आंत उसमें क्या होती है? बड़ी होती है। अगर इसमें पूछेगा कि बड़ी किस में होती है तो खरगोश हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस अंग की व्याधियों के निदान के लिए ईईजी इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम परीक्षण किया जाता है? दोस्तों, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम भी मस्तिष्क से, ठीक है, किससे संबंधित है? मस्तिष्क से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित किया जाता है? ये मस्तिष्क से संबंधित किया जाता है। अगर यहाँ पर ईईजी है तो यहाँ पर ईसी हो जाता है। क्या हो जाता है? ईसीजी हो जाता है, तो हृदय से हो जाता है। ठीक है, किससे हो जाता है? हृदय से। ठीक है, लेकिन ईईजी दिया तो क्या हो जाएगा? मस्तिष्क से संबंधित हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? इसका ए वाला हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए दोस्तों। यहाँ पर दिया है, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम तकनीकी की मदद से मस्तिष्क की गतिविधियों के आधार पर मानसिक अवस्था की सामान्य और असामान्य स्थिति का पता लगाया जाता है। इसके द्वारा न्यूरॉन्स की इलेक्ट्रिकल गतिविधियों को रिकॉर्ड किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अंग पित्त रस स्रावित करता है? तो कौन करता है दोस्तों? ये यकृत करता है। क्या कौन करता है? यकृत। दोस्तों, इसमें दो तरह से क्वेश्चन पूछता है। पित्त रस स्रावित करता है, यानी पित्त रस कौन निकालता है? तो यकृत निकालता है। और जमा कहाँ होता है? तो पित्ताशय हो जाता है। पूछेगा कि पित्त रस कहाँ जमा होता है? तो पित्ताशय में जमा होता है। निकलता कहाँ से है? वो यकृत से। यकृत को ही हम क्या बोलते हैं? लीवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीवर। और इसको कभी कभी यकृत भी नहीं दिया रहेगा, लीवर भी नहीं दिया रहेगा, तो इसको जिगर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिगर। जिगर हमारा उर्दू का शब्द है। ठीक है, आइए इसके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। दिया है कि यकृत लीवर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। एक ध्यान रखिएगा कि जो यकृत होता है यानी लीवर होता है वो सबसे बड़ी ग्रंथि भी होता है, जो डायफ्राम के नीचे उदार गुहा में स्थित होती है। यकृत कोशिकाएं एक विशिष्ट प्रकार के द्रव का स्रावण करती है, जिसे पित्तरस बाइल जूस कहते हैं। पित्तरस हरे पीले रंग का कैसा होता है? क्षारी तरल पदार्थ होता है, जिसका पीएच 7.6 से 7.7 होता है, जो भोजन के अम्लीय माध्यम को क्षारी बना देता है। इसमें कोई पाचक एंजाइम नहीं होता। यह भोजन में उपस्थित बैक्टीरिया को नष्ट करता है तथा वसा का पाचीकरण करता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि मानव में पित्तरस का स्राव होता है। तो मानव में पित्तरस का स्राव कहाँ से होता है दोस्तों? यकृत से होता है। कहाँ से होता है? यकृत से। अगला क्वेश्चन है फिर 11 नंबर, बाइल का स्राव कहाँ होता है? बाइल का स्राव, ठीक है, इसे पित्तरस को क्या बोलते हैं? बाइल बोलते हैं। ठीक है, इसका कहाँ होता है? देखिए अभी बताए थे, अगर ये यकृत होगा या तो लीवर होगा, नहीं दिया रहेगा तो क्या होगा? जिगर भी बोलते हैं। ठीक है, बाइल का स्राव कहाँ होता है? जिगर से होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मानव पाचन तंत्र से पित्त रस का स्राव होता है। तो कहाँ से होता है दोस्तों? इसके यकृत से होता है। कहाँ से होता है? यकृत यानी लीवर से होता है। फिर यहाँ पर है कि अगला क्वेश्चन है, शरीर के किस भाग के पित्त रस बाइल जूस का उत्पादन होता है? तो कहाँ से होता है दोस्तों? यकृत से होता है। कहाँ से होता है? उसका यकृत से होता है। ठीक है, पित्त रस का स्राव कहाँ से होता है? यकृत से होता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पदार्थ पित्ताशय में संग्रहित और सांद्रित होता है? तो पित्ताशय में कौन सा संग्रहित होता है? पित्त होता है। कौन होता है? पित्त होता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में कौन सा अंग पित्त रस का उत्पादन करता है? कौन करता है दोस्तों? यकृत यानी लीवर करता है। कौन करता है? लीवर करता है। इसी को हम क्या कहेंगे? जिगर भी कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? जिगर भी कहते हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? ए वाला हो जाएगा। 15 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 वाला। अगला क्वेश्चन है कि पाचन के बाद प्रोटीन परिवर्तित हो जाता है। दोस्तों, पाचन के बाद प्रोटीन किस में परिवर्तित हो जाता है? तो पाचन के बाद प्रोटीन अमीनो अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। किस में परिवर्तित हो जाता है? अमीनो अम्ल में। पाचन के पश्चात प्रोटीन अमीनो अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। पूर्ण विखंडन पर शुद्ध प्रोटीन्स के अणु सरल अमीनो अम्ल के अणुओं में टूटते हैं, अतः प्रोटीन्स अमीनो अम्ल के यौगिक होते हैं। प्रकृति में 20 से 22 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? 20 से 22 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव इनमें से किसे नहीं पचा सकता? ठीक है, मानव इनमें से किसे नहीं पचा सकता? तो कौन
ये सेल्यूलोज को नहीं पचा सकता, ठीक है। सेल्यूलोज का पाचन मानव द्वारा नहीं किया जाता है। सेल्यूलोज पेड़ पौधों की कोशिका भित्तियों का प्रमुख अवयव है। हरे पेड़ पौधों में कोशिका भित्तियाँ सेल्यूलोज की बनी होती है। यह एक कार्बनिक यौगिक है जो एक पॉलीमर के रूप में ले लेता है। तो हम मानव किसे नहीं पचा सकता दोस्तों, ये सेल्यूलोज से, ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पूछता है कि जो पौधे की कोशिका भित्तियाँ किसके बनी होती है, सेल्यूलोज की ही बनी होती है। अगला क्वेश्चन है, को पचाने के लिए शाकाहारी की लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है, ठीक है। शाकाहारी, ठीक है, पूछा है शाकाहारी को लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो किसको पचाने के लिए, सेल्यूलोज को। किसको पचाने के लिए, सेल्यूलोज को पचाने के लिए लंबी छोटी आंत होती है, ठीक है। मतलब जो छोटी आंत होती है वो शाकाहारी में क्या होना चाहिए, बहुत बड़ी होना चाहिए। और किसको पचाने के लिए, सेल्यूलोज को पचाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, लैक्टोज असहिष्णुता क्या होती है, ठीक है। लैक्टोज असहिष्णुता क्या होती है, तो दोस्तों ये होता है, ऑप्शन इसका डी है, एक ऐसी स्थिति जिसमें छोटी आंतें दुग्ध उत्पादों में पाई जाने वाली शर्करा तोड़ने में असमर्थ होती है। आइए इसके बारे में पूरा पढ़ लीजिए, जो डिस्क्रिप्शन लिखा है इसमें दिया है कि लैक्टोज असहिष्णुता एक पाचन संबंधी विकार है जिसमें छोटी आंतें दुग्ध उत्पादों में पाई जाने वाली शर्करा को तोड़ने में असमर्थ होती है। लैक्टोज एक एंजाइम होता है। लैक्टोज क्या होता है, एक एंजाइम होता है जो दूध में पाई जाने वाली लैक्टोज शर्करा को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में विभाजित करता है। लैक्टोज असहिष्णुता छोटी आंत में पाए जाने वाली लैक्टोज एंजाइम की कमी के कारण होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है, मनुष्यों में भोजन की पाचन की प्रक्रिया में शुरू होती है और पूर्ण होती है। पूछने का इसका मतलब है कि कहाँ से जो पाचन शुरू होता है और कहाँ पे ख़त्म होता है। तो दोस्तों हमारा जो पाचन होता है वो कहाँ से शुरू होता है, मुंह से शुरू होता है। कहाँ से, मुंह से शुरू होता है और कहाँ पे ख़त्म पूर्ण हो जाता है, छोटी आंत में। कहाँ पे ख़त्म हो जाता है, छोटी आंत में। तो छोटी आंत मानव पाचन तंत्र का एक हिस्सा है जहाँ भोजन का पाचन होता है। यह पेट और बड़ी आंत के बीच स्थित और अग्नाशयी नालिका के मध्य पाचन में मदद करने के लिए पित्त और अग्नाशयी रस को अवशोषित करता है। छोटी आंत को 3 अलग अलग क्षेत्र होते हैं। इसका क्या नाम है, डुओडेनम, जेजुनम और इलियम, ठीक है। तो हमारा जो भोजन कहाँ से पाचन शुरू होता है, मुख से शुरू होता है और पूर्ण रूप से कहाँ पे हो जाता है, छोटी आंत में। 20 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। अगला क्वेश्चन है कि खुर वाले जानवरों के आमाशय का सबसे बड़ा हिस्सा कौन होता है। तो क्या हो जाता है, खुर वाले जानवरों के आमाशय का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा होता है, ये होता है रूमेन। इसको क्या बोलते हैं, रूमेन। खुर वाले जानवरों के आमाशय का सबसे बड़ा हिस्सा क्या होता है, रूमेन होता है। रूमेन आमाशय का पहला भाग होता है, इसे प्रथम पेट भी कहते हैं। रोमंथक या जुगाली करने वाले खुरदार स्तनधारी होते हैं जो रूमेन में अपना भोजन नरम करते हैं, फिर जुगाली करके पुनः भोजन को चबाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा मानव की आहार नाल का हिस्सा नहीं है। तो कौन सा नहीं है, श्वास नली, ठीक है। मानव की आहार नाल का हिस्सा नहीं है श्वास नली, ये दूसरे से संबंधित होता है, ठीक है। ये मतलब श्वास लेने से संबंधित है, ठीक है। ग्रसनी यहाँ गले में होता है, ग्रस नली भी यहीं पे होता है, मलाशय भी होता है, ठीक है। तो ये आहार नाल से संबंधित है, लेकिन श्वास नली श्वास से संबंधित है, ठीक है। तो अब देखिए इसके बारे में क्या दिया, मनुष्य में 8 से 10 मीटर लंबी आहार नाल होती है। कितना होती है, 8 से 10 मीटर लंबी आहार नाल होती है जो मुख से लेकर मलद्वार तक फैली रहती है। आहार नाल प्राय 5 भागों में बटा रहता है। पहला मुख होता है, फिर ग्रसनी होता है, फिर ग्रास नली होता है, फिर आमाशय होता है, आंत्र होता है। इसकी मुख्य कार्य भोजन के अवयव को पचाना, शरीर के सभी भागों में पहुंचाना होता है। भोजन के घटक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज, लवण तथा जल है, ठीक है। आइए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। इसका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो दोस्तों अभी ऊपर पढ़े कि सबसे बड़ी जो ग्रंथि होती है क्या होती है, लीवर यानी यकृत होती है, ठीक है। कौन होती है, लीवर होती है। सबसे छोटी ग्रंथि पूछेगा तो दोस्तों पीयूसी ग्रंथि होती है। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, सबसे छोटी ग्रंथि पीयूसी ग्रंथि होती है। यकृत का लगभग 1.5
2 kg, ठीक है। इसका जो वजन होता है 1.5 से 2 kg होता है। यकृत द्वारा पित्तरस स्रावित होता है, क्या होता है? पित्तरस स्रावित होता है, जो आंत में उपस्थित एंजाइम की क्रिया को तीव्र करता है। क्या करता है? जो पित्तरस एंजाइम की क्रिया को तीव्र कर देता है। यकृत प्रोटीन की अधिकतम मात्रा को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर देता है। यकृत क्या करता है? प्रोटीन की अधिकतम मात्रा को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर देता है। श्वेत ग्रंथि पसीने की ग्रंथि होती है, जिससे पसीना स्रावित होता है। स्तन ग्रंथियाँ स्तनों में पाया जाता है। स्तन ग्रंथि स्त्रियों के स्तनों में पाया जाता है। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। मानव शरीर में निम्न में से किसका आकार सबसे बड़ा होता है? तो दोस्तों सबसे बड़ा आकार क्या होता है? लीवर का होता है। किसका होता है दोस्तों? लीवर का होता है। किसका होता है? लीवर का होता है, ठीक है। जो सबसे बड़ा आकार किसका होता है? लीवर का होता है, यानी यकृत का होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा होता है दोस्तों? लीवर होता है। कौन सा होता है? लीवर होता है। अगला क्वेश्चन है, हमारा पेट निम्नलिखित में से किस अम्ल का उत्पादन करता है जो पाचन प्रक्रिया में सहायक होता है? तो किसका करता है दोस्तों? हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl, ठीक है। किसका करता है? HCl का उत्पादन करता है, जो पाचन प्रक्रिया में क्या होता है? सहायक होता है। यानी 26 का कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। 26 का कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। आइए यहाँ पर थोड़ा इसके बारे में दिया है, इसके बारे में देख लीजिए दोस्तों। मानव का पाचन तंत्र आहार नाल एवं इससे जुड़ी ग्रंथियों से निर्मित होता है। आहार नाल मुख्यतः मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रसनली, अमाशय, छोटी आंत एवं बड़ी आंत का संयुक्त संरचना होता है, जबकि यकृत, अग्नाशय, आहार नाल से जुड़ी पाचन ग्रंथियां होती है। मनुष्य के पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्सर्जित होता है। अमाशय की ऑक्सीटिंग कोशिकाएं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करती है, जो कि टाइलिन की क्रिया को रोकता है और भोजन को अम्लीय बनाता है। यह हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है और भोजन को सड़ने से बचाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निष्क्रिय पेप्सिजोन को सक्रिय पेप्सिन नामक एंजाइम में परिवर्तित कर देता है। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, पाचन में मदद करने के लिए शरीर में कौन सा एसिड प्रयोग किया जाता है? तो कौन सा प्रयोग किया जाता है दोस्तों? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। पाचन में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कथन नहीं है? ठीक है, बताने कि कौन सा नहीं है। यकृत और अग्नाशय का स्राव अमाशय में जाता है, ठीक है। यकृत और अग्नाशय का स्राव अमाशय में जाता है, यही सही नहीं है, पहला सही नहीं है। उसके बाद देखिए, गैस्ट्रिक ग्रंथियां अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पेप्सिन एंजाइम और श्लेष्मा मुक्त करती है, सही है। श्लेष्मा अमाशय के अंदरूनी परत को अम्ल से बचाता है, ये भी सही है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेप्सिन एंजाइम की क्रिया को आसान बनाने के लिए अम्लीय माध्यम का निर्माण करते हैं, भी क्या है? सही है। पहला क्यों गलत है इसके बारे में देख लीजिए। यहाँ पर दिया है कुछ दोस्तों कि यकृत की कोशिकाओं पित्त रस का स्राव होता है, यह पित्त पित्ताशय में सांद्रित एवं जमा होता है। इसमें कहा था यकृत और अग्नाशय का स्राव अमाशय में होता है, नहीं, कहाँ समय होता है? ये पित्ताशय में होता है। कहाँ पे होता है? पित्ताशय में होता है। अग्नाशय की लैंगरहैंस की दीपिकाओं को बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थोड़ा सुपर कर देते हैं। अग्नाशय की लैंगरहैंस की दीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन तथा अल्फा कोशिकाओं से ग्लूकागॉन हार्मोन का स्राव होता है। एक कार्बोहाइड्रेट उपापचय का नियंत्रण एवं नियमन करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पाचन तंत्र के चरणों का निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम है? ठीक है, पाचन तंत्र के चरणों का निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम है? तो दोस्तों पहले क्या होता है? ये अंतर्ग्रहण होता है। क्या होता है? अंतर्ग्रहण होता है, फिर पाचन होता है, फिर अवशोषण होता है, फिर उत्सर्जन होता है। पहले भाई हम भोजन को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं, फिर उसको पचाते हैं, फिर उसका क्या होता है? अवशोषण होता है, बाद में उसका उत्सर्जन हो जाता है, ठीक है। यानी उत्सर्जन मतलब मल को हम त्याग देते हैं जो। अगला क्वेश्चन है 29 के बाद क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं कि पाचन तंत्र के इनमें से किस अंग की आकृति अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर जे के समरूप होता है? तो किसका होता है दोस्तों? अमाशय का, ठीक है। अमाशय का जो आकृति होता है कैसा होता है? वर्णमाला के अक्षर जे के समान होता है, ठीक है। अमाशय यहाँ पर दिया है, अमाशय की आकृति अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर जे के समरूप होती है। यह भोजन नली तथा छोटी आंत के बीच स्थित होता है। यह भोजन रस के साथ मत्ता है, जिसे काइम कहते हैं
अमाशयी पाचन की क्रिया पूर्ण हो जाने पर उसे आगे छोटी आंत की ग्रहणी की ओर ढकेलती है। अमाशय एवं ग्रहणी के बीच एक पेशी कपाट फाइलोरिक वाल्व होता है जो खाद्य पदार्थों को अमाशय से ग्रहणी में तो जाने देता है, लेकिन उसे वापस अमाशय में आने नहीं देता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में वसा का पाचन मुख्यतः होता है। तो दोस्तों ध्यान रखना है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछेगा वसा यानी फैट का पाचन कहाँ होता है, तो कहाँ पे होता है, छोटी आंत में होता है। वासन का पाचन क्षुद्रांश, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, छोटी आंत को, इसको कभी कभी छोटी आंत ना दे के क्या नाम लिया रहेगा, क्षुद्रांश दिया रहेगा। ठीक है, तो वसा का पाचन क्षुद्रांश यानी छोटी आंत में होता है। क्षुद्रांश में वसा बड़े बड़े कणों के रूप में होती है। उसका यह रूप उस पर एंजाइम की क्रियाविधि में बाधा उत्पन्न करता है। यकृत में स्रावित पित्तरस उन्हें छोटे कणों के रूप में तोड़ देता है, जिससे वसा एंजाइम की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32, मानव के अमाशय में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है। तो कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है दोस्तों, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है। अमाशय मानव शरीर के ग्रास नली और ग्रहणी के बीच स्थित होता है। इसे ऑक्सीटिन कोशिकाओं में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है जो भोजन के साथ आए हुए जीवाणुओं को नष्ट कर देता है तथा एंजाइम की क्रिया को तीव्र कर देता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के माध्यम को अम्लीय बना देता है, जिससे लार के टाइलिन की क्रिया समाप्त हो जाती है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला 33 नंबर क्वेश्चन है। इसमें दिया है, निम्न में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित होती है। तो अग्नाशय द्वारा कौन सा एंजाइम स्रावित होता है, ट्रिप्सिन होता है। कौन सा होता है दोस्तों, ट्रिप्सिन होता है। अग्नाशय मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। क्या होती है, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। इससे अग्नाशयी रस निकलता है जो पाचन के लिए उत्तरदायित्व होता है। अग्नाशयी रस तीन प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। कौन कौन, देखिए 3 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, इसके बारे में देख लीजिए क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। एक पाया जाता है ट्रिप्सिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, ट्रिप्सिन। यह प्रोटीन एवं पेप्टेन को पॉलीपेप्टाइड तथा अमीनो अम्ल में परिवर्तित करता है। कौन करता है, ट्रिप्सिन करता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा होता है एमाइलेज। एमाइलेज यह मांड को घुलनशील शर्करा में परिवर्तित करता है, तो यानी स्टार्च को किस में चेंज कर देता है, शुगर में परिवर्तित कर देता है। अगला है लाइपेज, यह इमल्सिफाइड वसाओं को ग्लिसरीन तथा फैटी एसिड में परिवर्तित करता है। 33 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। अगला क्वेश्चन है, स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में पानी आ जाता है। स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में पानी आ जाता है, ये क्या होगा, स्नायु संबंधी प्रतिक्रिया। कौन सा प्रतिक्रिया होगा, स्नायु संबंधित प्रतिक्रिया होगा, स्नायु संबंधित प्रतिक्रिया होगा। ठीक है, स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में पानी आ जाता है। यह भोजन की पाचन प्रतिक्रियाओं के कारण एंजाइमेटिक तंत्रिका नियंत्रण को भोजन माध्यम से प्रबंधित किए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्न जानवरों में से किसकी अपेक्षाकृत अधिक लंबी आंत होती है। ठीक है, जो हमारी आंत होती है वो सबसे लंबी किस में होगी, तो दोस्तों जो शाकाहारी होंगे उनकी आंत क्या होती है, लंबी होती है। ठीक है, तो कौन सा शाकाहारी होगा इसमें, खरगोश, क्योंकि खरगोश जो ये घास ओस खाते हैं वो उसमें क्या पाया जाता है, सेलुलोज पाया जाता है। उसको पाचन के लिए उसकी जो आंत होगी वो क्या होनी चाहिए, लंबी होनी चाहिए। इसमें देख लिखा है, दिए गए जानवरों लोमड़ी, बाघ, कुत्ता एवं खरगोश में खरगोश की अपेक्षाकृत अधिक लंबी होती है। शाकाहारी पशुओं की छोटी आंत मांसाहारी जंतुओं से बड़ी होती है, क्योंकि शाकाहारी जंतु पूर्णतः सेलुलोज का पाचन करते हैं और सेलुलोज के पाचन में ज़्यादा समय लगता है, लेकिन मांसाहारी पशु को भोजन पचाने में कम समय लगता है। यही कारण है कि शाकाहारी जंतुओं की छोटी आंत मांसाहारी की अपेक्षा बड़ी होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है दोस्तों, दांतों में सड़न शुरू हो जाता है जब मुंह का पीएच से कम हो जाता है। अगर मुंह का पीएच वैल्यू 5.5 से कम हो जाएगा, ठीक है, तो दांतों का सड़न शुरू हो जाता है। ठीक है, तो मुंह का पीएच का वैल्यू किससे कम नहीं होना चाहिए, 5.5 से। दांत का एनेमल कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। जब मुंह का पीएच 5.5 से कम हो जाता है तो दांतों का क्षरण शुरू हो जाता है। जब भोजन के अवशेष मुंह में बने रहते हैं तो मुंह में उपस्थित बैक्टीरिया भोजन को सड़ाकर अम्ल उत्पन्न करते हैं, जिससे दांतों का सड़न शुरू हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, दंतवल्क
तूत एनेमल से बना होता है, जो एसिड से नष्ट हो जाने पर धातुओं के क्षय का कारण बनता है। तो किससे बना होता है दोस्तों? एक कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। अभी ऊपर देखे हैं तो जो धातुओं का एनेमल किससे बना होता है? कैल्शियम फास्फेट से बना होता है। अगला क्वेश्चन है, स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहक को क्या कहते हैं? ठीक है, स्वाद को पता लगाने के लिए क्या कहते हैं? इसको रसवेदी अभिग्राहक कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? रसवेदी अभिग्राहक कहते हैं। स्वाद का पता लगाने वाले अभिग्राहक को रसवेदी अभिग्राहक कहते हैं। स्वाद कलियों में स्वाद रिसेप्टर कोशिकाएं होती हैं, जिसे रसवेदी कोशिकाओं के रूप में भी जाना जाता है। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। 38 के बाद क्वेश्चन नंबर 39 नंबर है, निम्न में से ऑक्सीकरण के समय अधिकतम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होता है तो किसमें होता है? वसा में। किसमें होता है दोस्तों? वसा में होता है। किसमें होता है? वसा में। ठीक है, किसमें होगा दोस्तों? वसा में। यानी निम्न में से वसा ऑक्सीकरण के समय अधिकतम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होगा। ठीक है, इसमें देखिए, वसा शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाले प्रमुख खाद्य पदार्थ होता है। वसा के अणु ग्लिसरॉल तथा वसा अम्ल के संयोग से बनते हैं। 1 ग्राम वसा के पूर्ण ऑक्सीकरण से 9.3 कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। सामान्यतः एक वयस्क व्यक्ति को 20.30% ऊर्जा वसा से प्राप्त होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 40 नंबर, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है? तो कहाँ पे होता है दोस्तों? अभी बताए हैं कि जो फैट होता है वसा का पूर्ण पाचन कहाँ पे होता है? अभी पढ़े हो, छोटी आंत में होता है। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन, ये पूर्ण पाचन देखिए शुरू कहाँ से होता है? मुख से होता है। और पूर्ण रूप से कहाँ पाचन होता है? ये छोटी आंत में ही होता है। ठीक है, छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन की दीवारों पर पाचन ग्रंथियाँ होती है। ठीक है, जिनसे आंतरी रस निकलता है। इस आंतरी रस में कुछ पाचक एंजाइम होते हैं जो निम्न एंटेरोकाइनेस, एरेप्सिन, माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, लाइपेज हैं। इन एंजाइमों की सहायता से छोटी आंत कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा एवं भोजन के सभी पोषक तत्वों का पूर्ण पाचन हो जाता है। छोटी आंत की दीवारों पर अनेक बिलाई रसांकुर पाए जाते हैं, जिनके द्वारा पचे हुए भोजन को अवशोषण हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक जानवर द्वारा निस्सारित किया गया फेरोमोन होता है। ठीक है, एक जानवर द्वारा निस्सारित किया गया फेरोमोन होता है तो कौन होता है? एक ही जाति के जानवरों के बर्ताव पर प्रभाव डालती है। ठीक है, जो फेरोमोन होता है क्या करता है? एक ही जाति के जानवरों के बर्ताव पर प्रभाव डालती है। फेरोमोन एक उत्सर्जित रासायनिक कारक है जो एक ही प्रजाति के सदस्यों में एक सामाजिक प्रतिक्रिया को व्यक्त करता है। फेरोमोन रसायनों को प्राप्त करने वाले कीटों को व्यवहार को प्रभावित करने के लिए स्रावित कीटों के शरीर के बाहर काम करने में सक्षम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 42 नंबर, कि प्रोटीन की कमी से निम्न से कौन सी बीमारी होती है? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, प्रोटीन की कमी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकोर होता है। कौन सी बीमारी होता है? क्वाशियोरकोर होता है। ठीक है, क्वाशियोरकर रोग प्रोटीन अल्पता से उत्पन्न विकार है। प्रोटीन की कमी से, ठीक है, प्रोटीन की कमी से होगा। क्वाशियोरकर रोग प्रोटीन अल्पता मतलब कमी से उत्पन्न विकार है। यह 1 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों को पोषण माँ के दूध के स्थान पर उच्च कैलोरी परंतु अल्प प्रोटीन वाला आहार देने से होता है। इसमें मांसपेशियाँ लटक जाती हैं और हाथ पैर पतले हो जाते हैं। ठीक है, हाथ पैर कैसे हो जाते हैं? पतले हो जाते हैं तथा वृद्धि एवं मस्तिष्क का विकास रुक जाता है। यानी न तो उनका लंबाई बढ़ेगी और न उनके मस्तिष्क का विकास हो पाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पेयजल आपूर्ति में कोलीफॉर्म की उपस्थिति का लक्षण है। ठीक है, पेयजल आपूर्ति में कोलीफॉर्म की उपस्थिति का लक्षण है, ये होता है दोस्तों, देख लेते हैं 1 मिनट। 43 का डी सही है, 43 का डी सही है। तो ये होगा मानव अपशिष्ट से संदूषण। तो क्या होगा? यानी पेयजल आपूर्ति में कोलीफॉर्म की उपस्थिति का लक्षण क्या होता है? मानव अपशिष्ट से संदूषण होता है। ये 43 का देख लिए, पूरा दिया है यहाँ पे डिटेल, इसको समझ लीजिए। पेयजल आपूर्ति में कोलीफॉर्म की उपस्थिति मानव अपशिष्ट मलमूत्र से संदूषण का लक्षण है, जो विशेष रूप से ई कोलाई की उपस्थिति से निर्धारित होती है। जब प्रदूषित पानी को पीने या खाने बनाने में प्रयोग किया जाता है तो यह हैजा, दस्त, टाइफाइड,
अमीबायोसिस और पीलिया जैसे जलजनित रोग फैल जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मेटाबॉलिज्म चयापचय, ठीक है, संबंधित है। तो मेटाबॉलिज्म क्या होता है दोस्तों, इसका दिया है एक डी दिया है, यानी 1 2 3, यानी तीनों सही है। ठीक है, तो यानी शरीर में होने वाली सभी रासायनिक प्रतिक्रियाएं, ये भी सही है। सरल अणुओं में जटिल अणुओं का संश्लेषण, उपचय और अपचय, ये तीनों क्या कहलाते हैं, मेटाबॉलिज्म कहलाते हैं। ठीक है, मेटाबॉलिज्म कहलाते हैं। इसके बारे में देख लीजिए, दिया दोस्तों कि क्या दिया भाई, चयापचय। ठीक है, चयापचय जीवों में जीवन यापन के लिए होने वाली रासायनिक प्रतिक्रियाओं को कहते हैं। ये प्रक्रियाएं जीवों को बढ़ने और प्रजनन करने, अपनी रचना को बनाए रखने और उनके पर्यावरण के प्रति सजग रहने में मदद करती है। इसमें सरल अणुओं के जटिल अणुओं को भी संश्लेषण होता है। चयापचय को मुख्यतः 2 भागों में बांटा जाता है, अपचय और उपचय। अपचय में कार्बनिक पदार्थों का विघटन होता है, जबकि उपचय में ऊर्जा का प्रयोग करके प्रोटीन और नाभिकीय अम्लों जैसे कोशिकाओं का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 45 नंबर, किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र की जांच करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला यंत्र है। ठीक है, पाचन तंत्र की जांच करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों, इंडोस्कोप का किया जाता है। किसका किया जाता है, पाचन तंत्र की जांच के लिए इंडोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। इंडोस्कोप उपकरण का उपयोग शरीर के आंतरिक अंगों की जांच के लिए किया जाता है। ओसिलोस्कोप एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो किसी भी विभवांतर को समय के सापेक्ष या किसी भी विभवांतर के सापेक्ष एक ग्राफ के रूप में प्रदर्शित करता है। माइक्रोस्कोप, ठीक है, आप देखिए माइक्रोस्कोप का प्रयोग आँख से न दिखने योग्य सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है, जबकि रेडियोग्राफ का उपयोग चिकित्सा विभाग में एक्सरे के रूप में किया जाता है। ठीक है, अर्थात यह शरीर के आंतरिक ढांचों को समझने में सहायता करता है। ठीक है, पाचन तंत्र की जाँच किससे किया जाता है दोस्तों, इंडोस्कोप से किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। तो पाचन तंत्र का हिस्सा कौन सा नहीं है, हृदय। ठीक है, कौन नहीं है, हृदय। तो हमारा पाचन मुंह से शुरू ही होता है, और ये अमाशय भी जरूरी होता है और यकृत भी जरूरी होते हैं। ठीक है, हृदय पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें होमोडोंट दांत पाए जाते हैं। किसमें होमोडोंट दांत पाए जाते हैं दोस्तों, किसमें पाए जाते हैं, मछली में। स्तनधारियों में दांत थिकोडॉन्ट, हेटेरोडोंट और ज़्यादातर डाइफ्यूडोंट होते हैं, जबकि मछलियों में एक्रोडोंट और होमोडोंट जो समान आकार के होते हैं। ठीक है, होमोडोंट दांत किस में पाए जाते हैं दोस्तों, मछलियों में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डथोडनम का भाग है। ठीक है, किसका भाग है दोस्तों, डथोडनम किसका भाग है, आइए देखते हैं किसका भाग है दोस्तों, ये ए का दिया है। किसका दिया है दोस्तों, ए का दिया है। ठीक है, छोटी आंत का भाग होता है। किसका भाग होता है, ये छोटी आंत का भाग होता है डथोडनम। आइए इसके बारे में तो देख लेते हैं क्या दिया है। डथोडनम छोटी आंत का भाग है, यह यू की तरह मुड़ा होता है, जिसे ग्रहणी या पक्काशय कहते हैं। ग्रहणी की लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है, जबकि शेष 30 सेंटीमीटर लंबे भाग को इलियम कहते हैं। छोटी आंत आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। आहार नाल के इसी भाग में पाचन की क्रिया पूर्ण होती है। मनुष्य में इसकी लंबाई लगभग 6 मीटर तथा चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर होती है। अगला क्वेश्चन है, पाचन तंत्र में मौजूद रस में शामिल होता है। तो पाचन रस में कौन शामिल होता है दोस्तों, HCl होता है। क्या होता है, HCl होता है। इसके बारे में ऊपर बहुत पढ़े हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, दांत का इनेमल किसके बना होता है। तो दांत का इनेमल दोस्तों कैल्शियम फास्फेट से बना होता है। दांत का इनेमल किससे बना होता है, कैल्शियम फास्फेट से बना होता है। दांत 3 परतों का बना होता है। ऊपरी परत जो सबसे कठोर होता है उसे इनेमल कहते हैं। ठीक है, ऊपरी परत जो सबसे कठोर होता है उसे इनेमल कहते हैं, जो मानव शरीर की सबसे कठोर पदार्थ भी होता है। इनकी नीचे की परत को डेंटाइन कहते हैं और सबसे नीचे की परत को पल्प कहते हैं। डेंटाइन हड्डी की भांति होती है तथा पल्प में रक्त वाहिनियाँ होती हैं। सबसे नीचे दांत की जड़ या मूल होती है। अगला क्वेश्चन है,
दंतवलक दंत इनेमल किससे बना होता है? तो किसके बना होता है दोस्तों? कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। किसका बना होता है? कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। अगला क्वेश्चन है, हमारा दंत अवलक से बना होता है। किसका बना होता है दोस्तों? वही क्वेश्चन है, कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। अगला क्वेश्चन है, भोजन से प्राप्त ऊर्जा को कैसे मापा जाता है? तो भोजन से प्राप्त ऊर्जा को हम किस में मापते हैं दोस्तों? कैलोरी में मापते हैं। किस में मापते हैं? कैलोरीज में मापते हैं। भोजन से प्राप्त ऊर्जा को कैलोरीज में मापते हैं। किस में मापते हैं दोस्तों? कैलोरीज में मापते हैं। सबसे पहले प्रोफेसर निकोलस क्लेमेंट ने 1824 ईस्वी में कैलोरी को ऊर्जा की इकाई के रूप में परिभाषित किया। 1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए 1 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। ठीक है, यानी देखिए ऊष्मा बराबर होता है Q बराबर mc डेल्टा T होता है। ठीक है, क्या होता है? mc डेल्टा T, यानी द्रव्यमान का मात्रा कितना ले लिया जाए? 1 ग्राम ले लिया जाए। ठीक है, कितना ले लिया जाए? 1 ग्राम ले लिया जाए। और तापमान कितना ले लिया जाए? 1 डिग्री सेंटीग्रेड लिया जाए। कितना लिया जाए? 1 डिग्री सेंटीग्रेड लिया जाए। ठीक है, तो इसी का तापमान यानी सी की जो वैल्यू होगी कितना आ जाए? 1 आ जाती है। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं? कैलोरीज बोलते हैं। पहले की किताब में जब प्रकाश ऊर्जा वाला चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो भोजन से प्राप्त ऊर्जा को कैसे मापा जाता है दोस्तों? कैलोरी में मापा जाता है। 53 के बाद अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। फिर मानव शरीर की एकमात्र अंग जो पुनः विकसित सृजित हो सकती है, तो कौन सा हो सकता है? जिगर। ठीक है, जिगर यानी इसको क्या बोलेंगे? लीवर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लीवर। इसी को क्या बोलते हैं दोस्तों? यकृत बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है? पुनः विकसित या सृजित किया जा सकता है। अगर ये खराब हो जाए तो फिर से हम एक कृत्रिम रूप से बना सकते हैं। मानव शरीर का एकमात्र अंग जिगर यानी लीवर है जो पुनः विकसित और सृजित किया जा सकता है। जिगर शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है जिसका वजन 1.5 से 2 kg होता है। लीवर से पित्त स्रावित होता है, जमा पित्ताशय में होता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में कंठ को क्या कहा जाता है? ठीक है, क्या कहा जाता है? कंठ को वॉइस बॉक्स कहा जाता है। ठीक है, कंठ को क्या कहा जाता है दोस्तों? वॉइस बॉक्स कहा जाता है। मानव शरीर में कंठ को वॉइस बॉक्स कहा जाता है। यह वयस्कों में लगभग 5 सेंटीमीटर नलिका होती है जो गले में ट्रैकिया के ऊपर और भोजन नली के सामने स्थित होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक मानव जीव में औसतन कितनी स्वादिकलिकाएँ मौजूद होती है? ठीक है, एक मानव जीव में औसतन कितनी स्वादिकलिकाएँ होती हैं? तो दोस्तों ये होता है 2000 से 8000। कितना होता है? 2000 से 8000। जिह्वा अधिकांश जीव जंतुओं के शरीर का आवश्यक अंग है। जीभ पर स्वादग्राही अंकुरों में स्थित होती है। जीभ पर पाई जाने वाली स्वादिकलिकाएँ भोजन का स्वाद बनाती हैं। स्वादग्राही स्वादिकलिकाओं में स्थित होती है। मनुष्य में लगभग 2000 से 8000 स्वादिकलिकाएँ जीभ पर पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक वयस्क मानव का पूरा पाचन तंत्र यानी मुंह से गुर्दा तक कितने मीटर होता है दोस्तों? 9 मीटर होता है। कितना मीटर होता है? ये 9 मीटर होता है। कितना होता है दोस्तों? 9 मीटर होता है। ठीक है, एक वयस्क मानव का पूरा पाचन तंत्र मुंह से गुर्दा तक 30 फीट यानी 9 मीटर होता है। कितना होता है? 9 मीटर होता है। अगला क्वेश्चन है, भोजन खाद्य पदार्थ के संबंध में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा है? यह एक अजैविक पदार्थ है। जो भोजन होता है वो एक जैविक पदार्थ होता है, न कि अजैविक पदार्थ होता है। कैसा पदार्थ होता है? जैविक पदार्थ होता है। यह रासायनिक क्रियाएं देता है, यह जैविक पदार्थ होता है, यह हमें ऊर्जा प्रदान करता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए वाला। ठीक है, यही क्या है? असत्य है। ये कैसा भोजन जो होता है, देखिए यहाँ पर दिया है जैविक पदार्थ होता है, न कि अजैविक पदार्थ। भोजन खाद्य पदार्थ एक जैविक पदार्थ है, भोजन खाद्य पदार्थ एक अजैविक पदार्थ है, यह कथन असत्य है। भोजन रासायनिक क्रिया करता है, यह एक जैविक पदार्थ होता है, हमें ऊर्जा प्रदान करता है। भोजन लगभग सभी जीवों का उपयोगी पदार्थ है। अगला क्वेश्चन है, किस प्रक्रिया के द्वारा आहार नाल में भोजन पहुँचता है? तो अंतर्ग्रहण के द्वारा। ठीक है, अंतर्ग्रहण के द्वारा आहार नाल में भोजन पहुँचता है। भोजन का आकार नली में पहुँचाने की प्रक्रिया को अंतर्ग्रहण कहा जाता है। आहार का पाचन मुख से ही आरंभ हो जाता है, यानी भोजन का जो पाचन वो कहाँ से प्रारंभ हो जाता है? मुख से प्रारंभ हो जाता है और छोटी आंत में पूरा होता है। कहाँ पे पूरा होता है? छोटी आंत में। 59 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। खैर, भोजन
एक मिनट दोस्तों, थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। भोजन नली की दीवारों के संकुचन और प्रसरण की गति को कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है क्रमाकुंचन कहा जाता है। भोजन नली की दीवारों को संकुचन और प्रसरण को क्रमाकुंचन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रमाकुंचन कहा जाता है। इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए कि भोजन नली की दीवारों को संकुचन और प्रसरण को क्रमाकुंचन गति कहा जाता है। मुख्य गुहा से लार से बना भोजन निक द्वारा के ग्रसनली में पहुंचता है। ग्रसनली एक लंबी नली होती है जो अमाशय में खुलती है। इसकी दीवार पेशी या संकुचनशील होती है। भोजन की पहुंचने से ये ग्रसनली दीवार में तुरंग की तरह संकुचन या सिकुड़न और शिथिलन या फैलाव शुरू होता है, जिसे क्रमाकुंचन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा मानव आहार नली का भाग नहीं है? तो मानव आहार नली का भाग नहीं कौन सा है? वायुकोश का। बाकी बड़ी याद, छोटी याद, पित्ताशय, मुखवाहिका, ये सब किसके भाग होते हैं? आहार नली के। मुखवाहिका, पित्ताशय, बड़ी याद, यकृत, अग्नाशय मानव आहार नली का भाग है, जबकि वायुकोश का फेफड़ों में पाई जाती है। कहाँ पाया जाता है? फेफड़ों में पाई जाती है। श्वसन तंत्र का भाग है। किसका भाग होता है दोस्तों? श्वसन तंत्र का भाग होता है। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। लार में एंजाइम होता है, तो लार में कौन सा एंजाइम होता है दोस्तों? एमाइलेज होता है। क्या होता है? एमाइलेज होता है। ठीक है, कौन होता है? लार में एमाइलेज होता है। ठीक है, मनुष्य के लार में लगभग 99% जल, कितना? 99% जल तथा शेष 1% एंजाइम होता है। लार में मुख्यतः 2 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, टाइलिन और लाइसोजाइम। कौन पाए जाते हैं? टाइलिन और लाइसोजाइम। टाइलिन को एमाइलेज के नाम से भी जाना जाता है। किसको? टाइलिन को एमाइलेज के नाम से भी जाना जाता है। भोजन में उपस्थित मंड स्टार्च को मल्टोज शर्करा में अपघटित करता है। लाइसोजाइम नामक एंजाइम भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। ध्यान रखना दोस्तों, टाइलिन को ही एमाइलेज के नाम से जाना जाता है। लार में क्या पाया जाता है? कभी कभी एमाइलेज नहीं दिया रहता, ज़्यादा टाइलिन दिया रहता है। ठीक है, तो लार में क्या पाया जाता है? कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन पाया जाता है और लाइसोजाइम पाया जाता है। और टाइलिन को क्या बोलते हैं? एमाइलेज बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लार ग्रंथि से एंजाइम स्रावित होता है, तो कौन सा होता है दोस्तों? एमाइलेज। ठीक है, कौन सा होगा? एमाइलेज होता है। अभी उसके बारे में ऊपर देखे हैं कि एंजाइम टाइलिन में पाया जाता है, तो किस में पाया जाता है दोस्तों? अभी बताए हैं कि कभी कभी इसको एमाइलेज को टाइलिन पाया जाता है, टाइलिन को क्या बोलते हैं? एमाइलेज बोलते हैं। ठीक है, तो एंजाइम टाइलिन में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? टाइलिन एंजाइम लार में पाया जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट को परिवर्तित कर दिया जाता है। किस में कर दिया जाता है? ग्लूकोज में। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट को किस में परिवर्तित कर दिया जाता है? ग्लूकोज में परिवर्तित कर दिया जाता है। मनुष्य में भोजन का पाचन मुंह से शुरू होता है और इस क्रिया में मुख्य गुहा, आहार नाल, ग्रसनी, ग्रीष्का आदि भाग लेते हैं। आंतररस में कई प्रकार के एंजाइम होते हैं जो जटिल कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, प्रोटीन को एमिनो एसिड में और वसा को फैटी एसिड में परिवर्तित करते हैं। 65 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर अब 66। पित्त के कार्य को कहा जाता है, पित्त के कार्य को क्या कहा जाता है? पायसीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पायसीकरण कहा जाता है। यकृत एक सहायक पाचन ग्रंथि है जो पित्त रस का उत्पादन करती है। कौन करता है? यकृत क्या करता है? इसका पित्त का उत्पादन करता है। पित्त एक क्षारीय यौगिक है जो वसा के टूटने में मदद करता है। लिपिड के पायसीकरण में भोजन के समय पित्त लिपिड से जुड़ता है। तो पित्त के कार्य को क्या कहा जाता है? पायसीकरण कहा जाता है। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है अग्नाशयी रस में मौजूद एंजाइम प्रोटीन को एमिनो एसिड में परिवर्तित करता है। तो कौन करता है दोस्तों? ट्रिप्सिन करता है। ठीक है, प्रोटीन को एमिनो एसिड में कौन परिवर्तित करता है? प्रोटीन को एमिनो एसिड में ट्रिप्सिन करता है। अग्नाशय रस में मौजूद सभी एंजाइम निष्क्रिय अवस्था में होते हैं। ट्रिप्सोजेन, एक ट्रिप्सिनोजेन, प्रोकारबॉक्स, पेप्टाइडेज, एमाइलेज, लाइपेज और न्यूक्लियस ट्रिप्सिनोजेन एंजाइम को एंट्रोकाइनेज द्वारा सक्रिय किया जाता है जो आंती म्यूकोसा द्वारा स्रावित होता है तथा ट्रिप्सिनोजेन को सक्रिय ट्रिप्सिन में बदल देता है। ट्रिप्सिन अग्नाशय रस में उपस्थित सभी एंजाइम को सक्रिय कर देता है। दोस्तों प्रोटीन, पेप्टोनोज,
प्रोटीएजेज ट्रिप्सिन किस में चेंज कर देता है, डाई पेप्टाइड्स में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 68 नंबर। पाचन के दौरान पित्त की भूमिका होती है तो क्या करता है, वसा का पायसीकरण। ठीक है, पित्त क्या करता है, पायसीकरण करता है, किसका, वसा का। ठीक है, किसका करता है, ये वसा का पायसीकरण करता है। पाचन के दौरान पित्त की भूमिका वसा का पायसीकरण होता है। पायसीकरण वह प्रक्रम है जिसमें परिक्षिप्त प्रवस्था छोटी छोटी बूंदों में टूट जाती है। इन बूंदों पर एंजाइम पैनक्रियाटिक लाइपेज आसानी से क्रिया करके वसी अम्ल ग्लिसरॉल के निर्माण करते हैं। पायसीकरण की क्रिया को पित्त लवण सहायता प्रदान करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्यों के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन सा होता है, तो कौन सा होता है दोस्तों, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। इसके बारे में आप ऊपर कई बार पढ़ चुके हैं। अगला है, गले में के छल्ले उपस्थित होते हैं तो किसके होते हैं दोस्तों, ये उपास्थि होते हैं। ठीक है, गले में किसके छल्ले मौजूद होते हैं, उपास्थि के। ठीक है, तो उपास्थि मानव शरीर एवं अन्य प्राणियों में पाए जाने वाला लचीला संयोजी ऊतक होता है। कैसा होता है दोस्तों, ये लचीला संयोजी ऊतक होता है। कैसा ऊतक होता है दोस्तों, ये संयोजी ऊतक होता है। यह हमारी मज्जा में उपस्थित कॉन्ड्रोसाइट कोशिकाओं से बनी होती है। कान की हड्डी, नाक की हड्डी, गले की हड्डी, अस्थियों को जोड़ आदि उपास्थि के बने होते हैं। उपास्थि शरीर के ऊतकों को मजबूत बनाने का काम करते हैं। ये हमारे शरीर के जोड़ों को लचीला भी बनाता है। इसकी उपस्थिति के कारण हमारे शरीर के कई अंग सुचारू रूप से काम करते हैं। 70 के बाद देखते हैं 71। 3-4 क्वेश्चन और रह गया दोस्तों, बस खत्म होने वाला है। भोजन के पाचन की प्रक्रिया के दौरान होने वाली ऊर्जा परिवर्तन के प्रकार को बताइए। भोजन की पाचन प्रक्रिया के दौरान होने वाली ऊर्जा परिवर्तन को बताइए। तो रासायनिक ऊर्जा को किस में बदलता है, ऊष्मा ऊर्जा में बदलता है। भोजन पाचन की प्रक्रिया के दौरान होने वाली ऊर्जा परिवर्तन रासायनिक ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा में होता है। ठीक है, रासायनिक ऊर्जा से किस में बदलता है, ऊष्मा ऊर्जा में बदलता है। अगला क्वेश्चन है, मानव में भोजन और हवा के लिए सामान्य मार्ग कौन सा है दोस्तों। मानव में भोजन और हवा के लिए एक सामान्य मार्ग होता है, यानी दोनों के लिए एक ही मार्ग होता है। उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रसनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रसनी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, ग्रसनी। ग्रसनी आहार और वायु दोनों के लिए उभयनिष्ठ मार्ग है। ग्रसनी कंठ द्वारा श्वास नली में खुलता है। कंठ एक उपास्थीमय पेटिका है जो ध्वनि उत्पादन में सहायता करती है, इसलिए ध्वनि पेटिका भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, ध्वनि पेटिका भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, यकृत कार्य करता है। यकृत किसका कार्य करता है दोस्तों, ये पाचन का काम करता है। लीवर क्या करता है, पाचन का काम करता है। ठीक है, यकृत या जिगर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है जो पित्त रस का निर्माण करती है। यहाँ से पूरा डिटेल देख लेते हैं दोस्तों। यकृत या जिगर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है जो पित्त का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, पित्त का। पित्त यकृत वाहिनी उपतंत्र तथा पित्त वाहिनी द्वारा ग्रहणी पित्ताशय में चला जाता है। पाचन तंत्र में अवशोषित अंतराशय के उपापचय का यह मुख्य स्थान है जो यकृत से पाचन का कार्य करता है। यकृत मानव शरीर के लगभग 300 से ज़्यादा विभिन्न प्रकार के कार्य करता है। ग्लूकोज से बनने वाले ग्लाइकोजन शरीर के लिए ईंधन को संग्रहित करना, पचे हुए भोजन से वसाओं और प्रोटीन को संचारित करने में मदद करना, भ्रूण अवस्था में यकृत रक्त बनाने का काम भी करता है। कार्बोहाइड्रेट प्रोटीनों को वसा में परिवर्तित करता है। अगला क्वेश्चन है, जो लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शाकाहारियों को पचाने के लिए लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है। तो किसके पचाने के लिए, सेलुलोज को। छोटी आंत मानव पाचन तंत्र का एक महत्वपूर्ण भाग है जो अमाशय से प्रारंभ होकर बड़ी आंत और पूर्ण होती है। छोटी आंत में भोजन का सबसे अधिक पाचन और शोषण होता है। सेलुलोज पौधों का एक घटक है जो मानव शरीर द्वारा अपचनीय है, यानी मानव द्वारा ये नहीं पचाया जा सकता। सेलुलोज अघुलनशील फाइबर है जिसके पाचन के लिए शाकाहारियों को लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों इस तरह से हमारा ये पाचन तंत्र खत्म हो गया। अगली वीडियो में हम ये परिसंचरण तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। अगली वीडियो में परिसंचरण के तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, रुधिर परिसंचरण तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। तब तक दोस्तों अगर आप हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, अगर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा के इसको ऑन कर दीजिएगा ताकि जैसे वीडियो अपलोड करें आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तब तक के लिए धन्यवाद।